हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सुना था वो था हमारा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एक ऐसा लॉ जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ से हमने लूप के एक्सियल पॉइंट, सेंटर और स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, पर एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए हम बहुत आसानी से उन सभी को निकाल सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसलिए हमको इस लॉ की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को आसान करना चाहते हैं। चलिए, तो एक बार हम रफ्तार में रिवाइज करा दें। हमने क्या बताया? हमने ये बताया एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है। लॉ ये है, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, फॉर एग्जाम्पल एक करंट कैरिंग वायर हमने लिया है, उसके आसपास का जो रीजन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है, और आप उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यानी इस वायर के आसपास कोई एक अपना एम्पीरियल लूप बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एम्पीरियल लूप को सर्कुलर बना के लिया है, ठीक है। मान लीजिए इस पी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इससे होते हुए एक लूप बनाना है आर दूरी पर। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने उसको सर्किल बनाया हुआ है। हम सभी जानते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सर्कुलर होंगे, यानी इसी के पैरेलल होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर लॉ क्या है? लॉ ये है कि आपको अपने एम्पीरियल लूप पर चलना है और हर जगह बी डॉट डी एल सॉल्व करना है। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई, ये मिलेगा, और इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। हम लोगों ने इसका प्रूव करके देखा था। छोटा सर्किल लिया था, बड़ा सर्किल लिया था, और दोनों केस में बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर म्यू नॉट आई आया था। बच्चों, अगर हम सर्किल की जगह इर्रेगुलर शेप का कोई लूप ले लेते हैं तो भी आंसर इतना ही आता है, परंतु वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। असल में सीबीएसई बोर्ड में आपको अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करना होगा, यानी बी डॉट डी एल को सॉल्व करके म्यू नॉट आई लाना होगा। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई है, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको एम्पिरियल लूप सर्कुलर ही लेना होगा। परंतु फिर भी इर्रेगुलर शेप के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उल्टा सीधा लूप लेके भी उसका बी डॉट डी एल सॉल्व करेंगे और उसका आंसर म्यू नॉट आई आएगा। अलग से क्यों? इसमें क्यों नहीं? क्योंकि फिर उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स, उसमें अलग सी मैथमेटिक्स लगाई जाती है, तो कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि ये अचानक से इतना टफ क्यों हो गया है ना। तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमको सिंपल सा लूप लेना है। आइए देखिए, तो ठीक है, हम सभी जानते हैं जब भी हम इस बी डॉट डी एल को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हर जगह जहां भी हम बी डॉट डी एल सॉल्व कर रहे होंगे हर जगह वो आर दूरी पर ही होगा वायर से, हर जगह आर दूरी पर ही होगा, इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डी एल। और जब आप इन सबको बाहर निकाल लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इस डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज लूप में, इसके ऊपर हमने डीएल के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, तो इन डीएल्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 पाई आर। इस डीएल मिलके क्या मिलेगा? 2 पाई आर। सो दिस 2 पाई आर कैंसल्स विद दिस, आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई, और इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसका ये छोटा सा प्रूव है। ओके, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोगों को ये देखना है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम किस तरह उसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। इसके काफी अच्छे सवाल भी बन जाते हैं। धीरे धीरे हम इस चैप्टर पे बढ़ेंगे। कुछ जानकारी जो परसों सीबीएसई ने अनाउंस की थी, तो तब से बच्चे थोड़ा घबरा रहे हैं। देखिए बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा होता कि हम ऑफलाइन पढ़ते तो सीबीएसई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती, लेकिन ऑनलाइन मोड से अभी ऑफलाइन होगा तो कभी ना कभी तो होना ही है, 10 दिन 15 दिन कभी ना कभी तो, है ना। ऑनलाइन मोड से भी हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड्स कभी कठिन नहीं होते ये मान के चलिए, क्योंकि आपका पहला है इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन चूंकि इधर तो हर साल देखते हैं तो अल्टीमेटली ये निकल के आता है, जो आराम से रिलैक्स होके पढ़ते हैं वो असल में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा आपको बताया जाए वैसा वैसा आप करते रहिए, क्योंकि किसी ना किसी की तो बात आपको अच्छे से फॉलो करनी होगी
तभी न जाके आप अच्छा सा स्कोर करेंगे। फिजिक्स के लिए अगर आपको एमसीक्यूज की बारे में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो अभी हम आपको बता दें कि सीबीएसई ने कोई भी बात ओपनली नहीं बोली है, पूरा परफॉर्मा नहीं दिया है। एमसीक्यू भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ के वन लाइन के एमसीक्यूज बन जाते हैं, वन लाइनर। न्यूमेरिकल्स को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ने के बाद, उन वर्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है आप एनसीईआरटी को पढ़ें, और एनसीईआरटी में ये सबसे अच्छा तरीका है, और यही आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं और बायो में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी में हमें कभी पैराग्राफ मिला नहीं है, इसलिए उसकी बात हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उसमें एक कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हाँ, इस पैराग्राफ में ये दो बातें ऐसी हैं कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये बच्चों को अपने आप समझ आ जाता है। जरा सा भी अगर आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, पूरे पैराग्राफ में उन्हीं बातों को हाईलाइट कीजिए जहाँ से आपको लगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो चैप्टर हम करा चुके हैं उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें, क्योंकि आगे का पढ़ेंगे तो आपको नई बातें मिलेंगी, आपको लगेगा कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो जो करा चुके हैं आप उन्हीं को पढ़ें। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उनको हाईलाइट करते जाइए, और फिर समय समय पे उसको हाईलाइट वाली चीज़ों को रिवाइज करना है। अगर आप साथ साथ ऐसा करेंगे, जो चैप्टर चल रहा है उसकी एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपको ये कभी प्रेशर जैसा फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बात के लिए डालेंगे कि हम इकट्ठा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 70% अपना सिलेबस कराने के बाद आपके टर्म 1 की तैयारी कराने लगेंगे। ऑनलाइन होगा तो पूरा दम ऑनलाइन में लगाएंगे, ऑफलाइन होगा तो फिर पूरा दम ऑफलाइन पे लगाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और तब तो हो ही जाएगा ऑफलाइन। तो अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो उम्मीद करते हैं कि 10 दिन के अंदर में हमारी कोचिंग ओपन हो जाएगी, और थर्ड वेव आ जाती है तो फिर ये लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, आप आराम से एनसीईआरटी का, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो हम सबको कैसे बताएं, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्लास में ही बताएंगे। एनसीईआरटी के आप पैराग्राफ्स पढ़िए, और उसमें से पैराग्राफ पढ़ने से ही अंदर से फील आता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप हाईलाइट करिए, ठीक है, और उन चीज़ों को आप पढ़िए। और जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये तो सबसे मस्ट है, क्योंकि इन्हीं से तो आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यही तो आपका चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन क्लासेस को आराम से, अच्छे से और ध्यान से देखिए। आप अपना जो कंसंट्रेशन है, जो अलर्टनेस है, वो दोगुनी कर दीजिए, और जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं उनमें भी आपको अब एमसीक्यूज दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, हम सीबीएसई की तैयारी करा रहे हैं, तो जैसा सीबीएसई करेगी वैसा ही हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ भी आपको एमसीक्यू का अपना एक टेस्ट हो जाएगा, और हमें जो नई नई सैम्पल पेपर्स मिलेंगे उसमें अगर एमसीक्यूज मिलेंगे तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये वाला सैम्पल पेपर ज़्यादा अच्छा है। होता क्या है कि एमसीक्यू के नाम पर लोग आईआईटी की जो बुक है उसका फट्टा चेंज करके सीबीएसई लिख देंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। आईआईटी में तो भी एमसीक्यू आते हैं, तो वो थोड़ी आप तैयार कर पाएंगे। सीबीएसई के लिए हमको देखना है कि कौन सा सैम्पल पेपर, कौन सी बुक एमसीक्यू की अच्छी है जो आपको सजेस्ट की जाए। ओके, अभी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ ना करिए, क्लास देखिए दुगनी अलर्टनेस के साथ, और एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़िए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ठीक है। टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी टेंशन, आपके हिस्से की टेंशन हम लोग दिन भर लेते हैं तो वो काम हम लोगों के ऊपर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए बस। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ जो अभी आपने देखा कि अगर हम किसी वायर के आसपास किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में B.dl का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा आंसर μ0I ये आता है। इसका हम कैसे यूज करेंगे, इससे कैसे सवाल बनते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। सबसे पहला यूज, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो अपने दिन का सदुपयोग कीजिए,
फालतू के कामों में ज़्यादा अपने आप को उससे बचें। आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मोबाइल फ़ोन से जो फालतू का काम करते हैं उससे बचें। अपने क्लासेस को, स्कूल के क्लासेस को भी थोड़ा सा ध्यान दें। उसका कारण ये है कि अगर टर्म 1 टर्म 2 अगर कोई भी CBSE कंडक्ट नहीं करा पाती है कोविड के कारण, तो आपके स्कूल से ही मार्क्स जाएंगे। और ये उन्होंने बोल दिया है कि अगर टर्म 1 करा दिया है तो टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा रखा जाएगा, और अगर टर्म 2 कंडक्ट करा दिया है सक्सेसफुली तो टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा होगा। कोई नहीं करा पाया तो आपके स्कूल के मार्क्स पूछेंगे, इसलिए आप स्कूल को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, टीचर्स की बात को सुनिए, जैसा भी है सुनिए। फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, ये काम की बात है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हम सभी को पता है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने वो इंटीग्रेशन किया था बायो-सैवर्ट लॉ लगा के, और लंबा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने उसका स्पेशल केस देखे थे। इनफाइनाइट वायर ले लें, 5 190 5 290, है ना। कितना ज़्यादा मैथ लगाने के बाद आंसर आया था μ0I/2πa। अभी देखिए कितना आंसर आता है आसानी से। मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर है और आप r दूरी पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसका ये कहना है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, उससे आप एक एम्पीरियन लूप बनाएं, मतलब कोई भी लूप बनाएं। अब फॉर सिंप्लिसिटी आपको सर्कुलर लूप बनाना है। ठीक है, क्योंकि आप इस वायर को साइड से देखेंगे तो वो सर्किल सर्किल जैसा लगेगा, तो सिमेट्रिकली वो अच्छे से मैच होता है, सिमेट्री। सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है साहब। और फिर कहेंगे कि ये मेरा एम्पीरियन लूप है। कौन सा लूप है? एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब बताइए भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स करंट पासिंग थ्रू योर लूप। आपका लूप क्या है? आपका लूप ये है, उसके एरिया को ये करंट I अंदर से ऐसे पास होके जा रहा है, इस वाले एरिया से I करंट। ठीक है, ओके। अब आपको चूंकि B पता नहीं है, आप B की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपने स्टेटमेंट लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ का, इसलिए आप B को बाहर निकाल लें, क्योंकि आपको B पता ही नहीं है। तो B.dl क्या हो जाएगा? μ0I। लेकिन आपको ये तो पता है ना, जो आप इस पे dl लेते हैं, इस पे जो dl लेते हैं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स, उनका पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, उसका आंसर 2πr आएगा इज इक्वल टू μ0I। तो B की वैल्यू क्या आ गई? देखिए आप, μ0I/2πr। देखिए कितनी आसानी से ये हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ हमने B को बाहर निकाला, यानी इसको भी हम नॉर्मल स्टेटमेंट मान सकते हैं। उसके बाद हमने ये सॉल्यूशन किया, इसकी सॉल्विंग, dl का इंटीग्रेशन 2πr, और ये तीसरी लाइन में आपको आंसर मिल गया μ0I/2πa। r दूरी पर है इसलिए μ0I/2πr। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के हम कठिन चीज को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अब सोलेनॉइड पे लगाएंगे। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हम सोलेनॉइड के बारे में बताते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, उसके बाद उसके मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करेंगे। बच्चों, सोलेनॉइड असल में आपको स्प्रिंग जैसी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? स्प्रिंग की तरह, ऐसी कॉपर के वायर की बनी होती है ये। तो अगर हम सोलेनॉइड का एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाएं तो आपको सोलेनॉइड ऐसी दिखेगी, एक छोटी सी फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। ओके, इसमें हमारा करंट दौड़ता है, ऐसे करके करंट ऐसे दौड़ने लगता है करंट, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड की डिजाइन आपने देखी है 10th क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड से आसपास बनते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के आसपास बनते हैं तो इसके भी आसपास बनेंगे, ये भी तो वायर ही है। इसको हम कुछ ऐसे बना लें, इसको समझने के लिए इसको हम आधा हिस्सा इस क्लास में बनाएं और आधा हिस्सा इस बोर्ड के पीछे। ठीक है, इस तरह, कुछ इस तरह, 2 3 4, ये 4 लूप हमने ले लिए सोलेनॉइड के, और मान लें इसमें करंट कुछ इस तरह आ रहा है। अब आप समझिए जरा, ये क्या बना हुआ है? सोलेनॉइड। ये पूरा सोलेनॉइड बना हुआ है, ये है सोलेनॉइड की लेंथ, L लेंथ की सोलेनॉइड। असल में बच्चों को ये सोलेनॉइड इसलिए नजर आ जाएगा क्योंकि आधा हमने यहाँ लूप बनाया है, आधा पीछे है।
फिर घूम के इधर आया, फिर पीछे घूम के इधर आया, फिर पीछे घूम के इधर आया, तो ये क्या बन गया हमारा सोलेनॉइड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की थोड़ी डिजाइन देखते हैं जरा। इसको देखिए, यहां से ये जो लूप निकला होगा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर निकला होगा और ऐसे घूम के ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे घुस गया होगा, फिर इधर से निकला ऐसे घुस गया, तो आधे आधे सर्किल आपको दिख रहे हैं। अब आधा सर्किल तो इतना ही बना होगा, ये वाला बोर्ड के भीतर का हिस्सा है, तो ऐसे ऊपर से करंट निकल रहा है और ऐसे नीचे की तरफ इस प्रकार से बोर्ड के भीतर घुस रहा है। ठीक है, तो निकलते समय उसका जो एलिमेंट देखेंगे आप, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी छोटा सा एलिमेंट देखेंगे तो वो स्ट्रेट ही होगा। निकलते समय जो एलिमेंट है उसको जरा ध्यान से देखिए, ऐसा बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ है तो आप उसको ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही देखते हैं, सीधे हाथ से ऐसे घुमाइए तो आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड दिख जाएंगे ऐसे सर्कुलर, ऐसे ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स, और ऐसे घूमते हुए इस प्रकार से, है ना। ऐसे इससे भी ऐसे बाहर करंट निकल रहा है तो इसको भी ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाइए, तो यहाँ पर छोटा सा स्ट्रेट एलिमेंट होगा, उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड की जो डिजाइन है वो डिजाइन कुछ इस तरह की होगी, है ना। और ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे। आइए देखिए, ऐसे घूमे, घूमिए 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 घूमिए, आराम से घूमिए घूमिए, ऐसे इसके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे इसके भी, क्योंकि वायर करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो ऐसे, तो हम सिमिलरली ऐसे बना सकते हैं लूप्स मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। और ऐसे घुमाना है इस तरह, चलिए घुमाइए, अच्छे से घुमाइए। देखिए, तो ये हमने यहां पे एक छोटा सा स्ट्रेट एलिमेंट लिया है, उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड को डिजाइन किया, ठीक है। और ये सर्कल्स दूर 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 होते जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है केवल इतने में ही होंगे, और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमारी काफी लूज सोलेनॉइड है, आप देख रहे हैं एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में काफी गैप है, यानी काफी लूज सोलेनॉइड है। अंदर करंट जा रहा है, ऐसे निकला बाहर, ऐसे ऐसे निकला और ऐसे घुस गया, है ना, तो ये अंदर जा रहा है, सेमी सर्कल है ये। पकड़िए, घुमाइए, तो जब आप घुमाएंगे तो यहाँ भी सर्कल्स ही बनेंगे। बनाइए 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 बनाइए, जल्दी से आइए, देखिए, घुमाइए, बहुत अच्छे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ बन गया, ऐसा और ऐसा, ठीक है, मैंने जल्दी में थोड़ा सा, ठीक है। किस डायरेक्शन में घूमेंगे, जो करंट अंदर जा रहा है तो ऐसा घूमेगा, ऐसा, पिचिक 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 पिचुक पुचुक पुचुक, पिचिक 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 पिचिक, पुचुक 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 पुचुक, पिचिक 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 पिचिक, पुचुक 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 पुचुक। ओके, अब ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे तो यहां वाला जो बनेगा वैसा बनेगा, इस तरीके से, है ना। और आप डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे ये घूम रहा है तो ऐसा, ठीक है, इस तरह ऐसे घूम रहा है तो ऐसा, इस तरह ऐसे घूम रहा है तो ऐसा, इस तरह। हम ये कह सकते हैं इसका जो सर्कल बना होगा मैग्नेटिक फील्ड का और इसका जो आर्क बना है, ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर गया है। देखिए, उसी डायरेक्शन में है और ये भी उसी डायरेक्शन में, तो सपोर्ट कर गया, इसलिए एक दूसरे से ज्वाइन हो गया है। ये नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सभी छल्लों का, ये इन सभी छल्लों के मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमने बनाया। ऐसे ही नीचे भी कुछ इस तरह घुमाइए भाई, इस तरह, ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आपको सोलेनॉइड के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ सोलेनॉइड के अंदर लगभग लगभग पैरेलल फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, लगभग लगभग पैरेलल, ठीक है। जबकि वायर के टुकड़ों के पास ये लूज सोलेनॉइड है ना। वायर के टुकड़ों के पास आप देख रहे हैं सर्कुलर सर्कुलर रिंग्स भी आपको दिखाई दे रही हैं इस तरह। एक बात आपने ध्यान नहीं दी शायद, ये सोलेनॉइड तो है, इस सोलेनॉइड का बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इस तरीके से यहाँ बाहर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, इस तरीके से ऐसे बाहर निकल जाएगा,
ऐसा इस तरीके से ऐसे स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ, है ना। और ये ऐसे घूम के ऐसे पूरा एक क्लोज ऐसे बना लेगा, जैसे कि आप छोटे पे बनाते आए होंगे इस तरीके से, ऐसा घूम के पूरा ऐसा क्लोज लूप इधर से निकला ऐसे। तो मैं पूरा नहीं बना रहा, इतनी जगह नहीं है इसलिए। पर आप दो बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। एक तो जो एक्सिस है सोलेनॉइड की, यानी इन दिस रीजन आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल देख पा रहे हैं। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, यानी लगभग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस के आसपास, यानी सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। और वायर के जस्ट पास आप देखिए इस रीजन में, ये रीजन, यहां पर भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये वाले जो वायर के करीब जो रीजन है, यहां पर इन रीजन्स में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखा ही नहीं आपने। इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के जा रहा है और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेंगे, जबकि यहां पर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जुड़ गए हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेंगे, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है, इसलिए यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखिए यहां भी आपको अपोजिट साइन दिख रहे होंगे, यहां भी, तो यहां पर इन रीजन्स में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए, तो हमको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमको इस एक्सियल वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो सोलेनॉइड के भीतर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। अगर ये कॉइल, अगर ये सोलेनॉइड आपकी टाइट हुई, यानी एक टर्न दो टर्न ऐसे मेरी उंगली की तरह बहुत पास टर्न हुए, तो ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम टाइट बनाते तो आपको दिखता नहीं कुछ, ये जो आपको डिजाइन है, ये जो ब्यूटीनेस है सोलेनॉइड की, मैग्नेटिज्म की, ये आपको दिखती नहीं, इसलिए हमने थोड़ा लूज सोलेनॉइड बनाया। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है और लगभग पैरेलल रहता है। बच्चों, अगर हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड लें, कैसी सोलेनॉइड, इनफाइनाइट और टाइटली बाउंडेड, यानी बहुत ज़्यादा टर्न्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, ये सब सटे हुए होने चाहिए। ऐसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अपने सिलेबस में है, ठीक है। फाइनाइट सोलेनॉइड का नहीं है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का है। ओके, चलिए, तो सोलेनॉइड बनाने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इस तरीके से आप सोलेनॉइड बनाएंगे तो आप की गंदगी नहीं होगी डायग्राम में, डायग्राम काफ़ी क्लियर नज़र आएगा और अच्छे से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड की। किस तरह बनाना है डायग्राम? पहली बात तो ये इनफाइनाइट लेंथ है, यानी आप इधर भी डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, मुझे तो लिखने के लिए जगह चाहिए, और इधर भी आप डॉट 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 कर सकते हैं। ये सोलेनॉइड लंबी खिंचती चली जाएगी, इधर से लेकर इधर तक बहुत लंबी है। और ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। देखिए कैसे, ऊपर से करंट आ रहा था, नीचे घुस रहा था, यानी ऊपर डॉट बनाएंगे, ऊपर डॉट बनाएंगे, नीचे क्रॉस, तो ये टर्न बन रहे हैं। देखिए ऐसे करंट आया और नीचे घुसा, पुक ऐसे निकला, पुक पुक ऐसे, ठीक है। तो ऊपर डॉट क्या दिखा रहे हैं? ऊपर डॉट दिखा रहे हैं कि ऊपर जो है वो करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे टर्न में ऐसे बाहर निकल रहा है, और नीचे क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? करंट भीतर जा रहा है। तो असल में इसको ऐसे बनाया था मैंने, और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे, क्योंकि अंदर गंदगी ना हो जाए, अंदर हमको मैथमेटिक्स लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ घुस रहा है, तो इसको डॉट और इसको क्रॉस नाम दिया। आइए, तो मैं जल्दी से लिख दूं, यहाँ पे डॉट डॉट बना दूं। बहुत सटे हुए टर्न आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? आपस में एक टर्न है, तो बहुत सटे हुए हैं। डॉट 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 डॉट। चलिए इतना ही कर लेते हैं। क्रॉस 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 क्रॉस। इनफाइनाइट लेंथ की है, इस तरीके से आगे, इस तरीके से आगे, ठीक है। तो ये मेरी एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड बनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि ये सोलेनॉइड कैसे बच्चों को तो ये नाली दिख रही होगी, ये तो नाली है असल में यहाँ से करंट निकल रहा है, शिव घूमते हुए, और पुक यहाँ घुस जा रहा है,
फिर पीछे से घूम के आ रहा है, अगला टर्न बना और फिर इसमें भी पुक भीतर घुस गया, फिर पीछे से घूम के आया, तीसरा टर्न बना, पुक ऐसे घुस गया। तो ये एक सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है स्टडी करने के लिए। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि सोलेनॉइड बच्चों सर्किल से ही बनती है, लूप से ही बनती है, तो आप लूप वाला अपना तरीका लगा सकते हैं। लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग लूप के ऊपर ऐसे हाथ को फिराते थे। तो आप हाथ को फिराइए, इधर से करंट निकला, अंदर घुसा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऊपर से निकल रहा है और नीचे से घुस रहा है। तो आप उस पर ऐसे हाथ फिराएंगे सोलेनॉइड के ऊपर, तो अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देगा इस डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और कांस्टेंट होगा। भीतर टाइटली बंधी हुई सोलेनॉइड है तो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट। ठीक है, आप इन एरोज को ध्यान रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के एरो हैं। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। डॉटेड लाइन इसलिए बना रहे हैं जिससे कि गंदगी ना हो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यही कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको थ्योरेटिकली समझ तो आ गया। ठीक है, इधर होगा, आपने इससे पहले भी डायग्राम देखा था। हाँ, ढीली सोलेनॉइड थी इसलिए लगभग कांस्टेंट था, टाइट है तो चल ठीक है पूरा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए आपने ये फिक्स दूरी रखी है, कहीं कम ज़्यादा दूरी नहीं की है ना, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बराबर की दूरी होगी तो वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ दूर दूर वहाँ वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। तो यहाँ पर अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए मान ले कुछ बातें माननी है। ये एल लेंथ की सोलेनॉइड है। कितने लेंथ की सोलेनॉइड है? पूरी सोलेनॉइड तो इनफाइनाइट लेंथ की थी। ठीक है, तो फाइनाइट वाले का नहीं करना है हमको, इनफाइनाइट वाले का करना है, तो एल नहीं मानेंगे। चलिए कोई बात नहीं। इसमें एक चीज मान लेते हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, इसको हम लोग टर्न्स डेंसिटी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर में आपके कितने टर्न आ जाएंगे या 1 मीटर में आपके कितने टर्न आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स डेंसिटी स्मॉल एन। और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? इस तरह। स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। हम सबको पता है जितने इसमें टर्न होंगे, मान लीजिए 5000 टर्न है पूरी सोलेनॉइड में और 1.5 मीटर की सोलेनॉइड है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स और नीचे उसकी लेंथ का भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे, और उसी को बोलते हैं टर्न्स डेंसिटी स्मॉल एन, टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? यहां चाहिए। अच्छा, और आपको सोलेनॉइड का जो सिमेट्रिकली जो डायग्राम दिख रहा है उस आधार से आप एम्पीरियन लूप बनाएंगे। और एम्पीरियन लूप ध्यान से देखिए कैसा बनेगा, इस पॉइंट से होता हुआ जाए, इस तरीके का हम अपना एम्पीरियन लूप बनाएंगे, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। ध्यान से देखिएगा, ये जो डेरिवेशन है आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ये लूप आप मान लीजिए आप ए बी सी डी, ये है हमारा एम्पीरियन लूप और इस पी पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात। अब आप लिखेंगे, ये तो डायग्राम हो गया, लिखेंगे फ्रॉम, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप बायो-सैवर्ट लॉ से लगाएं तो, और लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बायो-सैवर्ट लॉ से नहीं होगा, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन होगा इन लूप्स का वो बड़ा मजेदार है। फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहते हैं? बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन, या इसको हम ऐसे बोले क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जब भी आपने बी डॉट डी एल निकाला है, कैसे निकाला है? सोचिए, आप अपने एम्पीरियन लूप पर चलते हैं
और जिस समय आप एम्पियरियन लूप पे चलते हैं तो आप डीएल 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 लेंथ को लेते हैं। आप यहाँ भी चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे डीएल लेंथ, फिर 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 डीएल लेंथ, थक गए तो फिर डीएल लेंथ, फिर डीएल लेंथ, फिर डीएल लेंथ, फिर डीएल, ऐसे आप इस अपने एम्पियरियन लूप पर चलेंगे। और जब आप एम्पियरियन लूप पर चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप चल रहे होंगे, तो आप हर जगह इस डीएल का बी के साथ इंटीग्रेशन निकालेंगे, बी डॉट डीएल डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इस डीएल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इस डीएल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और ऐसा आप पूरे लूप में करेंगे। बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल की सॉल्विंग क्लोज लूप में जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, म्यू नॉट आई। ये वाला लॉ हमको बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये बहुत आसान है, हम इस लॉ को यूज करेंगे। हम जानते हैं कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो आंसर म्यू नॉट आई आएगा। बी हमको पता नहीं है साहब, अब क्लोज इंटीग्रेशन हम कैसे करें, ये तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर है, कोई सर्कल तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस क्लोज इंटीग्रेशन को ऐसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए से बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए से बी हो गया, बी से सी प्लस इस बी और इस बी में कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, ये पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ए से बी, सी से डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल डी से ए, हो गया क्लोज लूप। ए से बी से सी, डी से सी से डी, डी से ए से बी से सी से डी, डी से ए, ये पूरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इन क्लोज लूप। और इनका आंसर क्या आएगा, मस्ट बी म्यू नॉट आई। ये कौन कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी ये हमने स्टेटमेंट लिखा है केवल, और ये भी स्टेटमेंट को ही लिखा है, अच्छे से लिखा है, अपने एम्पिरियल लूप के हिसाब से लिखा है। अभी हमने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किया, और अगली लाइन में ये डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, बी डॉट डीएल ए से बी, एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके दिमाग लगाएंगे बस। चलिए ए से बी तक, मान लीजिए ये लूप की लेंथ एल है, इधर चलेंगे तो डीएल आपका इधर होगा, इधर चलेंगे तो डीएल आपका इधर होगा, और बी किधर है, बी देखिए पहले ही हमने ये नदी जैसी बहा दी थी इस डायरेक्शन में, तो बी और डीएल पैरेलल हो गए, तो क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस जीरो, क्योंकि बी और डीएल दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। जब आप बी और डीएल को सॉल्व करेंगे तो बी भी इधर है और डीएल भी आप इधर ही ले रहे हैं, इस लूप पर इधर ही चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बी डीएल कॉस जीरो यानी बी डीएल, तो बी डीएल आपको यहां मिला, फिर यहां फिर से आपको बी डीएल मिलेगा, फिर यहां फिर से आपको बी डीएल मिलेगा, यहां फिर से बी डीएल, फिर से बी डीएल, फिर क्योंकि आप इधर चल रहे हैं, आपके डीएल डीएल जिधर है उधर ही बी भी है, बी डीएल बी डीएल बी डीएल, यानी आपको बी डीएल ए से बी तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से बी तक। बी हमको पता नहीं रहता है, तो चूंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं बी को फाइंड करने की, इसलिए बी हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। तो बी डॉट डीएल ए से बी तक आप बी को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, डीएल ए से बी तक इंटीग्रेट करें, डीएल को जब आप ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, डीएल 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 डीएल, तो वो एल बन जाएगा, स्मॉल एल, क्या बन जाएगा, स्मॉल एल। तो चूंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं होता तो आप इसको बाहर निकालेंगे, अपने मन में करेंगे, ठीक है, स्टेप्स बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा ए से बी तक, तो डीएल 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 डीएल, अगर ऐसे ऐसे डीएल डीएल जोड़ेंगे तो आपको एल मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, बी एल प्लस, अब इसे सॉल्व करिए, बी डॉट डीएल बी से सी तक, ध्यान देखिए ध्यान से, आपका डीएल ये है और बी इधर है, तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो गया। देखिए डीएल इधर है और बी इधर है, 90 डिग्री हो गए आपस में, बी इधर है और डीएल आप इधर है, क्योंकि आपको इसी पे चलना है, केवल इसी पे चलना है, तो बी डीएल कॉस 90 होने के कारण से ये वाला टर्म आपका जीरो होने वाला है, ठीक है। आप लिखेंगे बी डॉट डीएल बी से सी तक, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी डीएल कॉस 90 इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है बी और डीएल वेक्टर के बीच में कॉस 90 का एंगल है, बी इधर है डीएल इधर है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ऐसे खोलेंगे तो आंसर तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, जीरो, ठीक है। तो आप बी से सी तक जब बी डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे
कि यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाहर कैसा सिनेरियो होगा, तो आपको बता दें जो आपकी टाइटली बंधी हुई सोलेनॉइड होती है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होता है, बाहर आपस में कैंसिल होने के कारण से 0 हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था किस तरह कैंसिल कर रहे हैं। टाइटली बंधी होगी तो पूरे रीजन में 0 होगा, बाहर यहाँ पे 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, तो जब आप बी से सी तक सॉल्व कर रहे होंगे बी डॉट डी एल, तो cos 90 होने के कारण से वो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डी एल सी से डी तक सॉल्व करिए। आप डी एल इधर चले, डी एल इधर चले, डी एल इधर चले, क्योंकि ऐसे चल रहे थे तो ऐसे ही चलना होगा आपको। लेकिन यहाँ पे बी नहीं है तो बी की वैल्यू 0 होने के कारण से ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब आसान है, सब 0 होने वाला है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अलग से सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर बी डी एल कॉस थीटा, वो बी तो है ही नहीं, 0 है ना, सोलेनॉइड के बाहर 0 होता है। तो इस रीजन में जहाँ आप चल रहे हैं वहाँ बी ही नहीं है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट इस रीजन में 0 है। कितना चालाकी से हमने लूप लिया है। बी डॉट डी एल डी से ए, डी से लेके ए तक आप डी एल इधर चल रहे हैं, अब यहाँ तो बी ही नहीं है तो बी डॉट डी एल अपने आप 0 हो गया। उन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर 0 है तो 0 हो गया, और जहाँ बी है वहाँ डी एल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए 0 हो गया। देखिए बी इधर है और डी एल ऐसे नीचे, तो इस रीजन में डी से ए तक बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये अगर बात आपको अगर एक बार में ना समझ आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से यहाँ से देखिए, जहाँ से मैंने इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी डेरिवेशन है। ठीक है, तो हमने पूरा क्लोज लूप में बी डॉट डी एल सॉल्व कर लिया, और असल में जब हमने इधर सॉल्व किया था तब बी इधर था और डी एल डी एल डी एल डी एल इधर थे, तो बी हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एल बन गया और बाकी सब 0 हो गया। ये cos 90 कारण 0 हो गया क्योंकि बी इधर था और डी एल इधर था, और यहाँ पर बी ही नहीं था तो केवल डी एल था, उससे कुछ नहीं होने वाला। और ये भी cos 90 के ही कारण से आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम चल नीचे रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ऊपर तो था ही नहीं, और जहाँ था वो 90 डिग्री पे था, इसलिए 0। ठीक है, तो 0 0 0, तो ये हमने क्लोज लूप में बी एल को सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्लोज लूप में। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये इन 0 का कितना महत्व है, क्योंकि इनके बिना ये क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसलिए 0 + 0 + 0 जरूर लिखें, जिससे कि ये क्लोज लूप फील हो। अगली लाइन में आप लिखेंगे देयरफॉर बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, यहां आई की जगह आप लिखेंगे टोटल करंट आई टोटल, और हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर लिया। ठीक है, बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल ऐसा क्लोज लूप बना लिया, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या होता है, करंट थ्रेडिंग अवर लूप, टोटल करंट थ्रेडिंग अवर लूप। अब आप बताइए ये जो लूप है हमारा, इसको कितना करंट थ्रेड कर रहा है, कितना करंट ऐसे पोक करते हुए बाहर निकल रहा है, पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रहा है। हमारे इस लूप को ऐसे करंट पेनिट्रेट कर रहा है बाहर की तरफ, आप देखिए न जाने कितनी बार करंट ने पेनिट्रेट किया है। कैसे पता चलेगा कि टोटल कितना करंट पेनिट्रेट हुआ है? ऐसे देखिए भाई साहब, यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, n, ये हमने माना है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, n, ये दिया जाता है हमेशा कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस सोलेनॉइड का ये है, 1 मीटर में इतने टर्न है, ये सब दिया जाता है। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, n, तो इतनी लेंथ में L लेंथ तक ही तो अपना लूप है, L लेंथ में कितने टर्न होंगे, NL, क्योंकि यूनिट लेंथ में n टर्न होते हैं तो L लेंथ में NL टर्न होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये जो टर्न होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और बच्चों जब एक टर्न इसको बाहर निकलता होगा तो शायद आई करंट बाहर निकल रहा है, आई करंट पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलता है। दूसरा टर्न भी आई करंट को लेके बाहर निकलता है, तीसरा करंट भी आई करंट को लेके ऐसे पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा, चौथा करंट भी ऐसे आई करंट को लेके बाहर निकलेगा। टोटल टर्न कितने हैं, NL। एक अगर टर्न होता तो केवल आई करंट बाहर निकलता, NL टर्न है तो कितना करंट बाहर निकल रहा है, NLI। ठीक है, आप ये अपना एरिया मानिए। ठीक है, आप यहाँ पे साबुन की सोप फिल्म लगाइए या पॉलीथीन लगाइए। एक अगर करंट का टर्न इसको पोक करेगा तो आई करंट इसको
पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकला है, ऐसा बोलेंगे। 2 टर्न पेनिट्रेट करेंगे तो बोलेंगे 2I करंट इसको पेनिट्रेट कर रहा है। 3 टर्न होंगे तो बोलेंगे 3I करंट पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ तो NL टर्न है तो NIL, या मैं इसको लिखता हूँ NIL, ऐसे NIL करंट इसको पेनिट्रेट कर रहा है, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग अवर लूप। इस लूप को टोटल करंट कितना थ्रेड कर रहा है, कितना करंट बाहर निकल रहा है, तो NIL। ठीक है, थ्रेडिंग का मतलब होता है जैसे सुई नहीं ऐसे करके बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे। तो L खत्म, B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट NI। दिस इज अवर आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट NI। म्यू नॉट इज कांस्टेंट, N सोलेनॉइड के 1 मीटर में जितने टर्न होते हैं उसकी वैल्यू है, करंट के ऊपर केवल डिपेंड कर रहा है। सोलेनॉइड में अगर स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वीक करंट होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी ये फाइनाइट है, इसलिए ये आपको सोलेनॉइड के बाहर भी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड इधर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ की है, पास में तो 0 होता ही है। अगर इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो आपको ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा, 0 होता है। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड म्यू नॉट NI। यहाँ पे N की वैल्यू है कैपिटल N अपॉन L, टोटल टर्न डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, टर्न्स डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n। ठीक है, म्यू नॉट NI या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट स्मॉल NI। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से ये सामने आया है कि हमारे पास इनफाइनाइट तो होती नहीं ना, हमारे पास तो फाइनाइट सोलेनॉइड होती है। तो फाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है, इतना ही होता है। देखिए ऐसे, इस तरीके से होता है ना, फाइनाइट लेंथ होगी तो ऐसे बाहर भी निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, लेकिन अंदर ऐसा ही होता है, लगभग पैरेलल। देख रहे हैं ना आपको, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट NI। बाहर निकलते समय ये मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो रहा है हर डायरेक्शन में, इस तरह, और ऐसा ये घूम के ऐसे इस तरह, इसके ऐसे, ये पूरा का पूरा क्लोज लूप इस तरह बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं कि जो हमारी फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड्स होती हैं उनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु एंड्स पर थोड़ा वीक हो जाता है। देख रहे हो आप, एंड्स पर थोड़ा सा स्प्रेड होने लगा है, एंड्स पर ऐसे, ये देखिए स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ लाइंस दूर दूर हो जाएंगी एंड्स पर, ये थोड़ा वीक हो जाता है। तो एंड्स पर जो होता है वो जस्ट आधा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, बिल्कुल। तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड एंड्स पर कितना होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2, जस्ट आधा। क्यों, ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड हो रही होती हैं, सोलेनॉइड से ऐसे बाहर निकल रही होती हैं। हमने जो डेरिवेशन किया था वो तो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड का किया है, कभी बाहर ही नहीं निकलेंगी, इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए हर जगह म्यू नॉट NI ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, फाइनाइट सोलेनॉइड में भी अंदर म्यू नॉट NI ही होता है। अगर आपसे पूछेंगे तो हमेशा यही पूछेंगे। एंड्स पर कभी कभार पूछ लेते हैं फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड कि एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो आप बोलोगे म्यू नॉट NI अपॉन 2, जस्ट आधा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। आज का जो लेक्चर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो बातें बताई गई हैं, कोई भी घबराए मत, हम इसीलिए हैं, अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको MCQs के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए, कोई अपनी तरफ से इधर उधर टाइम वेस्ट ना करे, बहुत कीमती समय है, आप वेस्ट कर देंगे इधर उधर अगर आप ढूंढेंगे, है ना, आपको उल्टा सीधा मटेरियल मिलेगा, फिर आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ आपसे बनेगा कुछ नहीं बनेगा, उसके लिए आप फिर अपने आप को कोसेंगे, टेंशन लेंगे कि अरे हमसे हो नहीं रहा ये वो, तो फिर टेंशन में फंस जाएंगे। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और जिस तरह हम बोले अब तो कम से कम सभी लोग पढ़ें, क्योंकि CBSE ने जो बोल दिया है वो कम से कम अब तो वो करेगी। लास्ट ईयर उसने बोल दिया था कि हम बोल ही नहीं पा रही थी, डर रही थी कि चलिए 2 महीने लेट कराएंगे, फिर बोल दिया कि ठीक है कैंसिल होते हैं।
तो अब आपको ध्यान से अपना पूरी की पूरी साल तैयारी करनी है। बोर्ड्स जो CBSE है वो किन पेपर्स को आपके फाइनल पेपर की तरह ट्रीट करे ये आपको भी नहीं पता है, इसलिए अपना टर्म 1, टर्म 2 और स्कूल में जो प्री बोर्ड्स हों उनको बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, पूरा तैयार करके हमेशा तैयार रहना है। ओके, किसी को घबराना नहीं है। हम जैसे ही कोचिंग ओपन होगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस में चैप्टर 1, 2 और थोड़ा सा 3 चैप्टर्स दोबारा से आपको करा सकते हैं आपकी हेल्प के लिए, लेकिन 4th चैप्टर साथ साथ करते रहिए। CBSE ने न्यूज़ 4थे चैप्टर में आपको दे दिए, तो अभी तक अगर आप उसको केयरलेसली और अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हल्के में ले रहे थे तो उसको हम अपनी तरफ से दोबारा से आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ऑफलाइन होगी तब। ठीक है, तो आप किसी टेंशन ना लीजिए उसकी। अभी कम से कम मैग्नेटिज्म से अपना फोकस अच्छा कर लीजिए और ढंग से पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।